गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछला जो वीडियो था उसमें हम देख रहे थे आमाशय के बारे में। अब आमाशय में हम देख रहे थे, जो लास्ट हमारा टॉपिक था वो था क्या, अम्लीयता। किसके बारे में था? अम्लीयता के बारे में था कि जो अम्लीयता है या एसिडिटी है वो क्या होती है। एसिडिटी या इसको बोलते हैं क्या, अम्लीयता। ये जो एसिडिटी या अम्लीयता है वो क्या होती है उसके बारे में हम देख रहे थे। तो ये बताया था कि जो इसके कारण क्या होता है कि आमाशय में HCl है उसका स्राव क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। क्या होता है, जब आमाशय में HCl क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में स्रावित हो जाता है। HCl अधिक मात्रा में स्रावित हो जाता है तो उसे बोलते हैं हम क्या, अम्लीयता। आमाशय में HCl का स्राव क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। अब फिर हम कह रहे थे जिसके कारण आमाशय की दीवारों में क्या होती है, जलन। ये HCl ज़्यादा स्रावित हुआ तो ये आमाशय की जो दीवारें हैं उनमें क्या उत्पन्न करेगा, जलन उत्पन्न करेगा। और उस जलन को ही हम क्या कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं। फिर हमने देखे थे इसके कारण, क्या देखे थे, इसके कारण। तो इसके कारण 3 कारण देखे थे। पहला जो कारण था वो क्या था, भोजन की अनियमितता। भोजन की अनियमितता मतलब भोजन हम सही समय पर नहीं करते हैं, अलग अलग समय पर करते हैं तो हमें क्या होती है, एसिडिटी होने की संभावना होती है। दूसरा हमने देखा था क्या, च्युइंगम या धूम्रपान। च्युइंगम या धूम्रपान के सेवन से। किसके कारण, च्युइंगम या जिसको हम चिंगम भी बोलते हैं, च्युइंगम या चिंगम है उसके या धूम्रपान के सेवन से भी क्या होती है, एसिडिटी होने की संभावना होती है। या मसालेदार भोजन के सेवन से। मसालेदार भोजन के सेवन से। मसालेदार भोजन के सेवन से भी क्या होती है, एसिडिटी होती है। तो ये हमारी एसिडिटी क्या होती है, इसके कारण क्या हैं, उनके बारे में हमने कल जान लिया था। अब है एसिडिटी को दूर करने के लिए प्रति अम्ल का सेवन किया जाता है। मतलब एसिडिटी को दूर करने के लिए एंटी एसिड का प्रयोग किया जाता है। एसिडिटी को दूर करने के लिए, एसिडिटी को दूर करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, एंटी एसिड। एंटी एसिड या बोलते हैं इसको क्या, प्रति अम्ल का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, किसका प्रयोग कर रहे हैं हम, प्रति अम्ल या एंटी एसिड का प्रयोग करते हैं। किसके कारण, एसिडिटी होने के लिए, एसिडिटी को दूर करने के लिए हम प्रयोग किसका करते हैं, उपयोग एंटी एसिड का उपयोग करते हैं। किसे दूर करने के लिए, एसिडिटी को दूर करने के लिए एंटी एसिड, जिसको बोलते हैं क्या, प्रति अम्ल, इसका हम उपयोग करते हैं। अब हम देखें कि ये प्रति अम्ल क्या होता है उसके बारे में देखें। किसके बारे में, प्रति अम्ल के बारे में, या एंटी एसिड जिसको बोलते हैं, एंटी एसिड, या इसका दूसरा नाम है बोलेंगे क्या, प्रति अम्ल। ये एंटी एसिड या प्रति अम्ल होता क्या है, ये क्या होता है, एक दुर्बल क्षार होता है। क्या होता है, दुर्बल क्षार। क्या होता है, ये दुर्बल क्षार होता है। तो इसमें लिखेंगे प्रति अम्ल के रूप में दुर्बल क्षार का सेवन किया जाता है। प्रति अम्ल के रूप में दुर्बल क्षार का प्रयोग किया जाता है। प्रति अम्ल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, दुर्बल क्षार का प्रयोग किया जाता है। और जैसे लिखेंगे हम
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे जैसे लगा कर लिखेंगे क्या, MgOH का होल ट्वाइस, यानी इसको बोलेंगे कोष्टक में लिखना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं इसको। किसको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। किसको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। अब ये किस प्रकार से हमारे भोजन की जो अम्लता है उसको दूर करता है, तो इसकी हम समीकरण से देखते हैं इसको कि किस प्रकार से। देखना, एसिडिटी के समय क्या स्रावित होता है, HCl। क्या स्रावित होता है, HCl। HCl क्या है, अम्ल है। अब ये क्या है, क्षार है, तो इन दोनों की क्रिया होगी, इन दोनों की क्या होगी, क्रिया होगी। तो क्रिया होने से क्या बन जाएगा हमारे पास, एक तो बन जाएगा लवण और उसके साथ ही क्या बन जाएगा, जल। तो हमारे पास बन जाएगा क्या, MgCl2 प्लस H2O, ये बन गया। तो अगर हम इसको समीकरण देखें तो हमारे पास ये बना मैग्नीशियम क्लोराइड, तो लवण और जल, तो उदासीन अभिक्रिया हो गई। ये अम्ल था, वो क्या हो गया, उदासीन। और हमारी जो जलन हो रही थी, एसिडिटी हो रही थी, वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जैसे हम ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, या जैसे आप साधारण नाम सुनते हो इनो, क्या सुनते हो, इनो। वो इनो भी क्या है, इनो, ये इनो भी क्या है, एक प्रति अम्ल है। क्या है, प्रति अम्ल है। सुनते हो आप टीवी में, इनमें ऐड देखते हो कि एसिडिटी के समय इनो काम शुरू करे कितने सेकंड में, 6 सेकंड में। क्यों, क्योंकि हम तुरंत इसको पानी में घोल कर पिएंगे तो ये तुरंत आमाशय में जाएगा, आमाशय में जाते ही ये अभिक्रिया होगी और इस अभिक्रिया के कारण लवण और जल बन जाएगा और हमारा अम्ल था वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा और अभी अम्ल कार्य नहीं करेगा और हमें एसिडिटी से क्या मिल जाएगी, राहत मिल जाएगी। हमारे पास जो एसिडिटी हो रही थी उससे हमें आराम मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या, प्रति अम्ल। कि जो प्रति अम्ल है वो क्या होता है उसके बारे में हमने देख लिया। यहाँ पर अगर हम इस समीकरण को देखें तो MgCl2 है, यहाँ पर Cl, तो इसको अगर हम संतुलित लिखें समीकरण को, तो संतुलित करें तो ये हमारी समीकरण क्या हो गई, संतुलित हो गई। ये हमारी समीकरण थी वो क्या हो गई, संतुलित समीकरण, MgCl2 प्लस H2O। अब आगे बात करें हम जिसके बारे में, इसके बाद में अब देखते हैं अल्सर। क्या शब्द आता है, एक अल्सर शब्द आता है, अल्सर। अल्सर क्या होता है वो देखते हैं। अल्सर क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि भोजन आमाशय में कम तैरता है और जल्दी से कहाँ पहुँच जाता है, छोटी आंत में पहुँच जाता है। तो उस भोजन में अम्ल की मात्रा थी और वो जा कर के जो छोटी आंत थी उसकी दीवारों में जलन उत्पन्न कर देते हैं और उसके कारण ही क्या उत्पन्न होते हैं, अल्सर, जिसको हम अल्सर छाले बोलते हैं, वो अल्सर होते हैं। देखना, तो अल्सर देखना, अल्सर, अल्सर होता क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। तो क्या है, जब अत्यधिक मात्रा में भोजन का सेवन किया जाता है, इसमें क्या लिखेंगे, जब अत्यधिक मात्रा में भोजन का सेवन किया जाता है तो भोजन जल्दी से छोटी आंत में चला जाता है, मतलब जब भोजन अत्यधिक मात्रा में भोजन का सेवन किया जाता है तो भोजन जल्दी से कहाँ पहुँच जाता है, छोटी आंत में पहुँच जाता है, जिससे छोटी आंत में जलन उत्पन्न होती है, जिससे छोटी आंत में जलन उत्पन्न होती है, जिससे छोटी आंत में जलन उत्पन्न होती है। इसे ही
अल्सर कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? अल्सर कहते हैं। छोटे हाथ में जलन उत्पन्न होती है, इसे अल्सर कहते हैं। अल्सर का अगर हम पता लगाएं तो अल्सर का पता लगाने के लिए एंडोस्कोपी नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका? यह लिखना, अल्सर का पता लगाने के लिए एंडोस्कोपी नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अल्सर का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है? एंडोस्कोपी नामक जो यंत्र है उसका प्रयोग किया जाता है। अब एक शब्द आता है डकार। क्या शब्द आता है? डकार शब्द की डकार क्या होती है? तो डकार क्या होती है कि जब पाइलोरी कपाट हैं, वो पाइलोरी कपाट जब बंद होते हैं तो उन कपाटों के बंद होने की जो आवाज़ होती है या उसके कारण क्या होती है? डकार आती है। तो पाइलोरी कपाटों के बंद होने पर डकार आती है। तो अगर हम देखें डकार, इसके अल्सर के आगे नीचे पूर्ण डालें एक, क्या? डकार। डकार क्या होती है? तो ये क्या लिखेंगे इसमें? पाइलोरिक कपाटों के, पाइलोरी कपाट बंद होने पर डकार आती है। पाइलोरिक कपाट, पाइलोरिक कपाट बंद होने पर डकार आती है। अब ये पाइलोरिक कपाट कहाँ पाए जाते हैं? तो पाइलोरिक कपाट कहाँ पाए जाते हैं? ध्यान देने एक बार में, ऐसे आपको चित्र आता है हमारा पाचन तंत्र का, यहाँ। तो ये पश्च भाग है, ये होता है पाइलोरिक भाग, और यहाँ पर जो कपाट पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं पाइलोरिक कपाट, जो भोजन को आमाशय से छोटे आंत में जाने देते हैं, लेकिन छोटे आंत से वापस भोजन को आमाशय में नहीं आने देते। तो ये होता है कौन? पाइलोरिक कपाट। तो इसमें पाइलोरिक कपाटों के बंद होने के कारण क्या आती है? डकार आती है। तो यहाँ तक हमारा जो पूर्ण था आमाशय वो पूरा हुआ। तो सबसे पहले हमने एक बार, मैं आमाशय के बारे में आपको रिवाइज करा रहा हूँ 2 मिनट में, उसके बाद में हम देखते हैं छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे। देखो, हमने देखा था आमाशय के बारे में। तो सबसे पहले ये कहा कि आमाशय में जठर रस स्रावित होता है और जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो जठर रस का स्राव करती हैं। फिर हमने देखा था कि जो जठर ग्रंथियाँ हैं वो 3 प्रकार की ग्रंथियों से मिलकर बनी होती हैं। जठर ग्रंथियों में कितनी ग्रंथियाँ हैं? 3 प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं। एक तो हमारी जो कोशिकाएँ थी वो मुख्य कोशिकाएँ थी, एक जो हमारी कोशिकाएँ थी वो कौन सी थी? ऑक्जेटिक सेल थी, और एक हमारी श्लेष्म कोशिकाएं थी। इन तीनों के द्वारा ही श्लेष्मा का स्राव करना था, और किसका? HCl का, नेज कारक का स्राव करना था, पेप्सिनोजन का स्राव करना था। इसके बाद में हमने ये देखा था कि आमाशय में सर्वाधिक प्रोटीन का पाचन होता है, नेज कारक होता है वो विटामिन B12 का अवशोषण करता है। इसी के बाद में हमने आमाशय में ही जो एसिडिटी के बारे में, उल्टी के बारे में, ये सब चीज़ें हम पढ़ने पड़ी थी। अब हम देखते हैं किसके बारे में? छोटी आंत के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? छोटी आंत। तो अगला पॉइंट डालेंगे हम, क्या? छोटी आंत। छोटी आंत जो है, तो इसमें सबसे पहली लाइन ये लिखेंगे हम कि छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो बड़ी आंत से क्या होती है? ज़्यादा होती है। छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? बड़ी आंत से ज़्यादा होती है। तो इसमें लिखेंगे पहला कि छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत से ज़्यादा होती है। लेकिन देखना, इसमें 2 चीज़ें बता रहे हैं कि एक तो लंबाई और एक व्यास। अगर हम ये देखें तो छोटी आंत की ये और बड़ी आंत इस प्रकार से, तो यहाँ देखना कि इसका व्यास क्या है? कम, और इसका व्यास क्या है? ज़्यादा। और अगर लंबाई की बात करें तो ये लंबी है और ये कम लंबी है। तो पहले यहाँ पर ये लिखेंगे कि छोटी आंत की लंबाई, छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत की तुलना में ज़्यादा होती है। छोटी आंत की
लंबाई बड़ी आंत की तुलना में ज़्यादा होती है, लेकिन इसका व्यास बड़ी आंत की तुलना में कम होता है, कि इसका व्यास तो कम होता है, इसकी लंबाई क्या होती है, ज़्यादा होती है। पर अगर हम देखें कि ये जो छोटी आंत है वो कितने भागों से मिलकर बनी होती है, तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, ग्रहणी, मध्यांत्र और क्षुद्रांत्र। तो ये लिखेंगे कि छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से, पहला जो भाग है वो कहलाता है क्या, ग्रहणी। दूसरा जो भाग है वो कहलाता है क्या, मध्यांत्र। और तीसरा जो भाग है वो क्या कहलाता है, क्षुद्रांत्र। क्या कहलाता है, क्षुद्रांत्र। क्षुद्रांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी। क्षुद्रांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी, ये छोटी आंत के 3 भाग हैं। तो सबसे पहला जो भाग है इसका वो है क्या, ग्रहणी भाग। तो अगर हम इसके बारे में आगे बात करें कि ये जो हमारी क्षुद्रांत्र है, छोटी आंत है, इन तीनों भागों में क्या होता है, तो सर्वाधिक जो पाचन की क्रिया है, वो कहाँ संपन्न होती है, छोटी आंत में संपन्न होती है। कहाँ संपन्न होती है, छोटी आंत में संपन्न होती है। तो इसमें लिखेंगे कि शरीर में सर्वाधिक पाचन की क्रिया छोटी आंत के ग्रहणी में होती है। शरीर में सर्वाधिक पाचन की क्रिया छोटी आंत के ग्रहणी भाग में होती है। ग्रहणी भाग में होती है। उसके नीचे अलग लाइन में लिखेंगे, छोटी आंत में गॉबलेट कोशिकाएं पाई जाती हैं। छोटी आंत में गॉबलेट कोशिकाएं पाई जाती हैं। छोटी आंत में गॉबलेट कोशिकाएं पाई जाती हैं जो क्या कार्य करती हैं, छोटी आंत में गॉबलेट कोशिकाएं पाई जाती हैं जो श्लेष्मा का स्राव करती हैं। छोटी आंत में श्लेष्मा का स्राव करने के लिए कौन सी कोशिकाएं होती हैं, गॉबलेट कोशिकाएं होती हैं जो श्लेष्मा का स्राव करती हैं, जो आंतररस के साथ मिलकर सकस एंटेरोकेसिस का निर्माण करती हैं। सकस एंटेरोकेसिस का निर्माण करती हैं। मतलब ये जो श्लेष्मा है वो किसके साथ मिलकर, आंतरस के साथ मिलकर क्या बनाता है, सकस एंटेरोकेसिस का निर्माण करती हैं। अब है छोटी आंत में 2 प्रकार के रस पाए जाते हैं। छोटी आंत है उसमें 2 प्रकार के रस आकर मिलते हैं। इसका जो ये ग्रहणी भाग है, अभी मैंने बताया यहाँ से ये आमाशय था। अब इसमें ये जो ग्रहणी भाग है वहाँ पर 2 रस, एक तो ये अग्नाशय है। अग्नाशय से तो क्या आता है, अग्नाशयी
रस। और एक इधर क्या था हमारा, यकृत, और यकृत में ये पित्ताशय। तो यहां से कौन आता है, पित्तरस। कौन आता है, पित्तरस। तो छोटी आंत के गृहिणी भाग में, छोटी आंत के गृहिणी भाग में कितने रस आ रहे हैं, 2 प्रकार के रस आ रहे हैं। एक तो आता है अग्नाशयी रस और एक आता है कौन सा, पित्तरस। पित्तरस कहाँ से आता है, यकृत में उसका निर्माण होता है, पित्ताशय में इसका संग्रह होता है। तो पित्ताशय से पित्तरस का स्राव होता है और अग्नाशय से अग्नाशयी रस का स्राव होता है। तो अब इन दोनों रसों के बारे में देखेंगे हम कि ये पित्तरस क्या होता है और ये अग्नाशयी रस क्या होता है। तो आगे नीचे वाली लाइन में लिखेंगे कि छोटी आंत में 2 प्रकार के रस आते हैं। छोटी आंत में 2 प्रकार के रस आते हैं। छोटी आंत में 2 प्रकार के रस आते हैं। तो ये 2 प्रकार के रस हैं, वो कौन कौन से हैं, तो एक तो होता है अग्नाशयी रस और एक है पित्तरस। यहीं पर लिख रहा हूं, नंबर 1 है अग्नाशयी रस और दूसरा है पित्तरस। एक अग्नाशयी रस और दूसरा कौन सा है, पित्तरस। कि छोटी आंत में 2 प्रकार के रस आते हैं, एक अग्नाशयी रस होता है और एक पित्तरस होता है। तो पहला हम हेडिंग डालेंगे अग्नाशयी रस। पहला हेडिंग डालेंगे अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस में लिखेंगे हम पहली लाइन कि शरीर का सबसे शक्तिशाली रस, शरीर का सबसे शक्तिशाली रस, शरीर का सबसे शक्तिशाली रस। और दूसरी लाइन में लिखेंगे आप पूर्ण पाचक रस, पूर्ण पाचक रस। पूर्ण पाचक रस भी अग्नाशयी रस को कहते हैं और शरीर का सबसे जो शक्तिशाली रस है वो भी किसे कहा गया है, अग्नाशयी रस को ही कहा जाता है। तो अग्नाशयी रस में पाए जाने वाले जो एंजाइम हैं उनके बारे में हम देखते हैं कि कौन कौन से एंजाइम हैं और क्या क्या कार्य करते हैं जो अग्नाशयी रस में पाए जाते हैं। तो कौन कैसा है, शरीर का सबसे शक्तिशाली रस पूर्ण पाचक रस है। इसके बाद में लिखेंगे अग्नाशयी रस में पाए जाने वाले एंजाइम। अग्नाशयी रस में पाए जाने वाले एंजाइम, अग्नाशयी रस में पाए जाने वाले एंजाइम कौन कौन से एंजाइम हैं और वो क्या कार्य करते हैं। तो इसमें देखो, एक तो होता है एंटेरोकाइनेज, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। एक एंजाइम है हमारे पास, नाम है एंटेरोकाइनेज, एक है ट्रिप्सिन और एक है काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन, ये 3 एंजाइम है हमारे पास। कौन कौन से, एंटेरोकाइनेज, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। इन्हें का तीनों का कार्य क्या है कि ये जो तीनों एंजाइम हैं वो क्या कार्य करते हैं, प्रोटीन को किस में बदलते हैं, डाइपेप्टाइड में। ये तीनों ही जो एंजाइम हो क्या कार्य करते हैं, प्रोटीन पाचक हैं और प्रोटीन को बदलते हैं किसमें, डाइपेप्टाइड में। डाइपेप्टाइड, प्रोटीन को डाइपेप्टाइड में बदलने का कार्य करते हैं तीनों एंजाइम। कौन कौन से, एंटेरोकाइनेज, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन।
फिर दूसरा हम देखते हैं एमाइलेज। कौन सा एंजाइम है? लाइपेज एक तो, और एक है एमाइलेज। तो एक देखते हैं हम क्या, लाइपेज। कौन सा एंजाइम है? लाइपेज एंजाइम है। और ये लाइपेज क्या कार्य करता है? वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। इसका कार्य क्या है कि जो वसा होती है उसका पाचन करता है लाइपेज, और उसको किस में बदलता है? वसीय अम्ल व वसीय अम्ल प्लस लिखना ग्लिसरॉल, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलने का कार्य करता है। दूसरा, ये पहला था, ये दूसरा। अब हम देखते हैं तीसरा। तीसरा आता है हमारे पास एमाइलेज। कौन सा आता है? एमाइलेज। एमाइलेज, ये एमाइलेज है, वो करता है किसका पाचन? स्टार्च का पाचन। किसका पाचन करता है? स्टार्च का पाचन। स्टार्च को बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। क्या बोलते हैं? पॉलीसेकेराइड। और उसको बदलता है किसमें? डाइसेकेराइड में। स्टार्च को कोष्टक में लिख लेना, क्या कहते हैं? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड, स्टार्च को कहते हैं पॉलीसेकेराइड, और ये इसको बदलता है किसमें? डाइसेकेराइड में। डाइसेकेराइड में। ये कौन सा हुआ? तीसरा हुआ। उसके बाद में हम चौथा देखते हैं क्या? सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, न्यूक्लिएज। इसके बाद में हम अगला जो है हमारा, तीन देख लिए हमने, आंतररस में अग्नाशय रस में पाए जाने वाले एंजाइम। तो अब जो चौथा है हमारा वो है सुक्रेज। कौन सा है? सुक्रेज। और ये जो हमारा सुक्रेज है वो क्या कार्य करता है कि जो हमारी शर्करा है, कौन सी? सुक्रोज, उसको बदलता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। किसको? सुक्रोज को। सुक्रोज शर्करा है, उसको बदलता है किसमें? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में इसका पाचन करता है। ये है चौथा। उसके बाद में अगर हम बात करें किसकी? पांचवें पॉइंट की। पांचवा जो हमारा है वो है कौन सा? माल्टेज। माल्टेज। और ये माल्टेज क्या कार्य करता है? माल्टोज को बदलता है। माल्टोज हमारा है डाइसेकेराइड। यहाँ पर डाइसेकेराइड लिखा है ना, वहाँ पर लिख सकते हो क्या? माल्टोज। और इस माल्टोज को, ये माल्टेज एंजाइम किसको? माल्टोज को। माल्टोज को किस में बदलता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ग्लूकोज या ग्लूकोज दोनों लिख सकते हो, इसको ग्लूकोज भी लिख सकते हो या ग्लूकोज भी। तो कौन सा एंजाइम बदलता है इसको? माल्टेज एंजाइम। फिर आता है लैक्टेज एंजाइम, ये बदलता है लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। छठवां एंजाइम हमारा लैक्टेज। कौन सा एंजाइम है छठवां? लैक्टेज एंजाइम है। और ये लैक्टेज एंजाइम हो क्या कार्य करता है? लैक्टोज को, किसको? लैक्टोज को किसमें बदलता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदलने का कार्य करता है। और जो सातवां जो हमारा है वो है न्यूक्लिएज। कौन सा है? न्यूक्लिएज। इसको मिटा रहा हूं पहले को। सातवां न्यूक्लिएज जो न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करता है। कौन सा है? न्यूक्लिएज एंजाइम है। और ये न्यूक्लिएज क्या कार्य करता है? न्यूक्लिक अम्ल को पाचन करता है। किसका पाचन करता है? न्यूक्लिक अम्ल का। न्यूक्लिक अम्ल। और कौन सा है ये? सातवां। न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करता है किसमें? न्यूक्लिक अम्ल पहले टूटता है न्यूक्लियोटाइड में और फिर टूटता है न्यूक्लियोसाइड में। न्यूक्लियोटाइड प्लस
न्यूक्लियोसाइड, या ऐसे ही दे सकते हैं हम इसको, ये न्यूक्लियोटाइड में टूटता है और न्यूक्लियोटाइड टूटता है फिर किसमें, न्यूक्लियोसाइड में। इसमें टूटता है, न्यूक्लियोसाइड में टूटता है। तो ये हमारे किसमें, आंतरिक रस में पाए जाने वाले क्या थे, अग्नाशयी रस में पाए जाने वाले एंजाइम थे। क्या थे, अग्नाशयी रस में पाए जाने वाले एंजाइम। अगर हम अग्नाशयी रस के अलावा दूसरा था पितरस, हमारा दूसरा आंत्र में आने वाला रस कौन सा था, पितरस। अगर पूछा जाए पितरस में कौन से एंजाइम होते हैं, तो पितरस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। पितरस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। पितरस का कार्य होता है केवल वसा का पायसीकरण। तो वो हम पढ़ेंगे किसमें, पाचन की क्रियाविधि में। किसमें पढ़ेंगे, पाचन की क्रियाविधि में, कि पितरस है उसमें क्या पाया जाता है, पितरस केवल कोई एंजाइम नहीं होता है, पितरस वसा का पायसीकरण करने का कार्य करता है। पायसीकरण का मतलब होता है कि वसा की जो बड़ी गोलिकाएं हैं उन्हें छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ने का कार्य करता है। तो ये हमारे किसमें, अग्नाशयी रस में पाए जाने वाले एंजाइम हैं। अग्नाशयी रस सबसे शक्तिशाली रस बताया गया है और पूर्ण पाचक रस बताया गया है। पूर्ण पाचन करने में ये क्या होता है, सहायक होता है। आगे यही बात है कि छोटी आंत में पाचन भी सर्वाधिक है तो अवशोषण भी क्या होता है, सर्वाधिक होता है। तो नीचे अलग लाइन में लिखेंगे आप कि छोटी आंतों में सर्वाधिक अवशोषण होता है, छोटी आंतों में सर्वाधिक अवशोषण होता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में, क्योंकि यहाँ पर अधिक संख्या में विलाई तथा माइक्रोविलाई पाई जाती है। क्योंकि यहाँ पर अधिक संख्या में विलाई तथा माइक्रोविलाई तथा माइक्रोविलाई पाई जाती, क्योंकि यहाँ पर अधिक संख्या में क्या बताई गई है, विलाई और माइक्रोविलाई पाई जाती हैं। इसलिए छोटी आंतों में सर्वाधिक अवशोषण होता है। कि सर्वाधिक अवशोषण कहाँ पर होता है, तो बताएंगे हम कहाँ पर, छोटी आंत में। किसके कारण, विलाई और माइक्रोविलाई, यानी सूक्ष्म रसांकुर और सूक्ष्मांकुर जिनको कहते हैं, उनके कारण छोटी आंतों में सर्वाधिक अवशोषण होता है। अब हम अगला जो हमारा चैप्टर होगा उसमें हम पढ़ेंगे बड़ी आंत के बारे में और यकृत के बारे में। इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।